अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। चैप्टर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट आपके पास टॉपिक है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अ डिवाइस, ये बेसिकली एक डिवाइस है दैट कैन, जो कि जनरेट दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी electrical energy from electrical energy from chemical energy और वाइस वर्सा। इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी से जो कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना सकता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना सकता है, और साथ साथ आपके पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी भी बना सकता है। तो यहाँ पे हम डबल एरो बना देंगे। इसमें दोनों एनर्जीज की कन्वर्जन पॉसिबल है, यानी आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप केमिकल एनर्जी भी बना सकते हैं। ऐसे डिवाइस जो कि बेसिकली ये काम करे तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम टाइप्स की बात करना चाहें तो बेसिकली दो टाइप्स है। तो दो टाइप्स के अंदर अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो देर आर टू टाइप्स, यानी दो टाइप्स के हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। उनमें फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ या बताना चाहूँ तो फर्स्ट आपके पास है दैट इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक और नाम भी दिया जाता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, बात रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे पास है फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कह सकते हैं या इसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। बाद में हम इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड अगर मैं टाइप की बात करना चाहूं तो दैट इज गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल कह सकते हैं या आपके पास है वोल्टेक सेल कहा जाता है। इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। बात याद रख लीजिएगा, दो हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। एक आपके पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और सेकंड आपके पास क्या है? गैल्वेनिक सेल। अगर हम थोड़ा सा इनके ऊपर बात करना चाहे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके पास है, अगर आपकी रियल लाइफ की बात की जाए तो ये हमारे पास है जब भी अगर आप किसी भी रिएक्टिव मेटल की एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन से मुराद अगर किसी सॉल्ट से रिएक्टिव मेटल आपने निकालना है तो तब आप ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे। एंड सेकंड वन, अगर आप सपोज करें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रहे हैं तो तब भी आप ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात हो रही है तब भी आपने ये वाला प्रोसेस यूज करना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से मुराद आपने देखा होगा यार, गोल्ड के रिंग होते हैं, सिल्वर के रिंग बनाते हैं। ये बेसिकली पूरा गोल्ड का नहीं होता है और उसके ऊपर प्लेटिंग की जाती है। वो किस मेथड से की जाती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मेथड से। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है। एंड लास्ट वन हमारे पास है जो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो हमारे पास है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, अगर आप मेटल को यानी इम्प्योर मेटल को प्योर बनाना है तो तब भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज कर सकते हैं। एंड नाउ लास्ट वन हमारे पास है गैल्वेनिक सेल, जो सेकंड आपका सेल है। इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी अगर हम बात करना चाहें तो गैल्वेनिक सेल आपके पास डिफरेंट पर्पसेस के अंदर यूज किया जाता है। इससे आप ड्राई सेल बना सकते हैं और इससे आप बैटरी बना सकते हैं, सो बहुत सारी चीजें आप इनके ऊपर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस पे भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट अब जो नेक्स्ट हेडिंग आपकी है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि यार डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और साथ में आपके पास एक क्वेश्चन भी दिया जाता है कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड, तो उसके लिए आपने आंसर कैसे देना?
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसकी भी एक छोटी सी एंड बेसिक डेफिनेशन है। बेसिक डेफिनेशन ये है कि यार एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल which convert electrical energy which convert electrical energy into chemical energy by non spontaneous by non spontaneous redox reaction। एक बात याद रख लीजिएगा, यहां पे मैं कुछ वर्ड्स स्पेशली मैंने ऐड किया है, इन सबको मुझे एक्सप्लेन करना है। आपने कहा था कि यार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, यानी केमिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना सकते हैं और इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप केमिकल एनर्जी भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बना सकते हैं, केमिकल एनर्जी बना सकते हैं। यानी ये रिवर्स नहीं हो सकता, यानी आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यानी इलेक्ट्रिक करंट से आप केमिकल एनर्जी बना सकते हैं। उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि यार इस रिएक्शन के लिए हमेशा हर टाइम पे एनर्जी की जरूरत है। अगर आपके पास एक करंट है तो ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं, तो मतलब आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तभी तो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे यानी करंट बंद कर दोगे तो आपके पास है वहां पे कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है, यानी बाहर से आप एनर्जी इनको प्रोवाइड करेंगे तभी ये आपके पास क्या हो सकता है, प्रोसीड हो सकता है। इसकी बेसिक डेफिनेशन तो मैंने लिख दी। अब अगला जो पॉइंट हमारे पास है पेपर के अंदर, ये भी पूछा जा सकता है कि यार इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे मैंने एक और वर्ड यूज किया, दैट इज मॉल्टन। इस पे भी हम बात करेंगे। तो ये भी पेपर में आपसे पूछा जाता है कि यार इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड, ये बहुत मेजर पार्ट है, इसको समझना बहुत लाजमी है और ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। एक बात और याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक बेसिकली अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप आयोनिक कंपाउंड्स को यानी आयोनिक कंपाउंड्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स को आप डिकम्पोज करते हैं यानी तोड़ने की कोशिश करते हैं। और यार डिकम्पोज किस सोर्स, क्या हम हैमर मारते हैं यानी हथौड़े से तोड़ रहा हूं, नहीं, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के जरिए से इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट के जरिए से इनको डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं और जिससे आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आयोनिक कंपाउंड के अंदर एक मेटल होता है, ये अलग हो जाता है उनसे, और सेकंड आपके पास क्या होता है, नॉन मेटल। अगर आप चाहते हैं कि यार इनमें से मेटल एंड नॉन मेटल को आपने अलग करना है तो आप इस प्रोसेस से जा सकते हैं। बात रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे कहा जाता कि यार इन आयोनिक कंपाउंड को यानी एक आयोनिक कंपाउंड आपको दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसको डिकम्पोज करे, इसमें से मेटल को अलग करे और नॉन मेटल को आपने क्या करना, अलग करना, तो वो जो प्रोसेस हमारे पास है कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक। और इसकी बेसिक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे जो सिंपल है, जो आसानी से आपको याद हो सकता था, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। आप इसके डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि यार आयोनिक कंपाउंड आप डिकम्पोज करते हैं बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ही डेफिनेशन है। दोनों डेफिनेशंस कंसीडर किए जा सकते हैं। अब सवाल हमारे पास ये प्रोड्यूस हो जाता है कि यार जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं, आयोनिक कंपाउंड्स की अगर मैं नेचर में उनकी स्टेट डिफाइन करना चाहूं तो सबके सब सॉलिड होते हैं। सबके सब क्या, सॉलिड। यार सॉलिड कभी भी, एक बात याद रख लीजिएगा, तब कंडक्शन दे सकता है जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो।
पर आयोनिक कंपाउंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये कंडक्शन नहीं दे सकता। तो अब इस मसले का हल क्या है भाई, कैसे हम इनकी कंडक्टिविटी करवाएं? तो अगला जो मसला है वो ये है कि इस आयोनिक कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में जो आपके पास आता है उसको आप क्या करें, एक बर्तन में रख के उसको पिघलाएं, हीट दें। जब आप उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने के बाद इस लिक्विड के अंदर आयंस बनने शुरू हो जाएंगे। जब वो आयंस उस लिक्विड के अंदर बन रहे हैं तो वो लिक्विड क्या कहलाया जाता है, मॉल्टन कहलाया जाता है। और अगर इन केस यार ये आपको लग रहा है कि यार बहुत कॉस्टली है, इसमें एनर्जी ज्यादा जाया हो रहा है मेल्ट करने में, क्योंकि आपको पता है एक सोडियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 801 डिग्री सी है, यानी काफी हद तक ज्यादा आपका टेम्परेचर लगेगा, तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे। तो इसका और कोई हल है? हाँ है। तो उसका दूसरा हल ये है कि यार आप क्या करें, एक बीकर के अंदर या एक ग्लास के अंदर आप पानी लें और वाटर लेने के बाद आपने क्या करना, उसके अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व करें तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास क्या कहलाया जाएगा, एक्वस सोडियम क्लोराइड कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? एक्वस। एक्वा बेसिकली वाटर को कहा जाता है। एक्वस वर्ड आप तब यूज करते हैं जब किसी भी कंपाउंड को आप क्या करते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे हमें एक्वस की बात नहीं करनी है, हमें किसकी बात करनी है, मॉल्टन की। तो अब यहाँ पे ऑनवर्ड हमें मूव करना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए एक बात याद रख लीजिएगा यार, एक पूरा सेटअप चाहिए आपको। जब तक आपके पास सेटअप नहीं होगा आप पूरा प्रोसेस प्रोसीड नहीं कर सकते। करंट गुजार, आपको शॉक भी लग सकता है अगर आप बाहर ओपन रखोगे तो उसी लिए सबसे पहले आपने क्या करना, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसीडर करना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूं, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपने सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसीडर करना। लेट अस कंसीडर an electrolytic cell with an electrolyte of with an electrolyte of molten sodium chloride। उसके अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है वो कौन सा है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड है। यहां तक सबसे पहले अगर मैं साथ साथ डायग्राम बनाता जाऊं तो मैं वो भी आपको बताता जाऊंगा। देखें कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ हम करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी एक बीकर कंसीडर किया, वो ये रहा कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये हमारे पास बीकर है, मेरी ड्राइंग सबसे थर्ड क्लास है तो ये बर्दाश्त कर लीजिएगा कि हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो एक बीकर है बेसिकली और ये इंसुलेटिंग है, यहाँ बाहर कंडक्शन नहीं देगा, ठीक है। इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला है और वो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यानी एक लिक्विड है। और इस लिक्विड के अंदर आपके पास दो आयंस पाए जाते हैं, एक Na पॉजिटिव और एक आपके पास क्या, Cl नेगेटिव। क्योंकि सोडियम क्लोराइड को तो आपने आयोनाइज किया मोल्टन फॉर्म में, तो इसके साथ आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं NaCl और साथ में आप लिखें मोल्टन, क्योंकि मोल्टन के फॉर्म में। यहाँ तक जो मैंने अभी वर्डिंग आपको लिखा कि यार सबसे पहले आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसीडर किया है और इसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है और वो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अब अगला पॉइंट हमारे पास है, यानी करंट आपने यहां से गुजारना है। तो अब यहाँ डायग्राम में एक दफा वापस से जाना चाहूंगा। तो इस डायग्राम के अंदर मैं दो मेटल रॉड्स को सब इन करूंगा, यानी दो बड़े आपके पास है मेटल रॉड्स यहाँ पे इन होने चाहिए। ये फर्स्ट मेटल रॉड है और ये यहाँ पे मैंने लिखा, ये मेटल भी हो सकता है और ये आप ग्रेफाइट की भी ले सकते हैं, कार्बन की भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये फर्स्ट हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है और ये आपके पास सेकंड इलेक्ट्रोड है। अब आपने यहाँ पे कहा कि यार हमने इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो मेटल्स रॉड आपने क्या करना, सब इन करना। तो वो पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इमर्स्ड टू metal rods into the electrolyte। आपने उनको इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इन किया है, इमर्स किया है, डिप किया है, नॉन एज, जिनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड्स। वो आपके क्या कहलाए जाएंगे, इलेक्ट्रोड्स कहलाए जाएंगे। अब इसके बाद अगला काम क्या है, जैसे कि आपने कहा कि यार इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपने केमिकल एनर्जी बनाना है तो आपको एक बैटरी भी चाहिए। तो अब
अगला पॉइंट मैं यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ। तो आपको पता होगा बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अक्सर स्टूडेंट्स को ये भी आइडेंटिफिकेशन में मसला होता है। तो बैटरी जब आप बनाएंगे तो उसमें आपके पास एक बड़ी लाइन होगी और एक छोटी सी लाइन होगी। बड़ी वाली लाइन हमेशा पॉजिटिव इंडिकेट करता है और छोटी वाली लाइन क्या है, नेगेटिव। अब आपने ये करना कि उस बैटरी के टर्मिनल से एक वायर निकाल के इस इलेक्ट्रोड के साथ आपने कनेक्ट करना, और एक वायर निकाल के आपने क्या करना, दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ आपने कनेक्ट करना। इसको भी आपने वर्डिंग के फॉर्म में लिखना। अब कुछ इस तरह से लिखेंगे, इलेक्ट्रोड connect to the electrode connect to the negative terminal negative terminal of the battery is known as cathode। जो बैटरी के आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया उसे आप क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। एंड an electrode connect to the positive terminal is known as एनोड। तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिसको आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया वो क्या कहलाया जाएगा, कैथोड कहलाया जाएगा। वो जो इलेक्ट्रोड है जिसके साथ आपने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया वो क्या कहलाया जाएगा, एनोड कहलाया जाएगा। ये पूरा आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब आपने करंट यहां से गुजारना है। तो करंट गुजारने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं और उसके बाद क्या होगा। तो अब उसके लिए एक सिंपल बात यह है कि अब यहाँ पे एक वर्किंग की आपकी हेडिंग आ जाएगी और आपने यहाँ पे वर्किंग लिखना है। वर्किंग लिखने के बाद आप यहाँ पे कुछ डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से डिफाइन होगा कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट when an electric current is passed through an electrolyte, some redox reaction take place। यहां पे कुछ रेडॉक्स रिएक्शंस होंगे। अब अक्सर स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यार ये इक्वेशंस कैसे लिखें। ये भी बहुत आसान है, आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, इसकी भी एक ट्रिक है और मैं ट्रिक के जरिए से आपको आसानी से बता दूंगा कि आपने कैसे लिखना है। अब अगला पॉइंट हमारे पास, हमें इक्वेशंस लिखने हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। नाउ एक सीक्वेंस है, इसको आपने फॉलो कर लिया। सबसे फर्स्ट पार्ट आपने क्या लिखना, आई लिखना है। उसके बाद स्पेस दीजिए और थोड़ा सा स्पेस देने के बाद आप सी लिखें। फिर उसके बाद आपने ए लिखा है और लास्ट में आपने क्या लिखा है, एन लिखा। आई पता है यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा, आयंस को डिफाइन कर रहा है। और सी आपके पास किस चीज को डिफाइन कर रहा है, कैथोड को डिफाइन कर रहा है। एन ए आपके पास क्या, एनोड है। और उसके बाद एन जो है बेसिकली हमारे पास है नेट रिएक्शन है, एनईडी नेट। और आपके पास रिएक्शन जो फाइनल रिएक्शन आपको। सबसे पहली चीज आपने ये याद रखना कि यार आपने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया था, सोडियम क्लोराइड। तो आपने यहाँ पे NaCl लिखा। NaCl लिखने के बाद आपने इसको आयोनाइज करना, क्योंकि आप इसको पिघला चुके थे, ये मोल्टन फॉर्म में। तो आयोनाइजेशन के अंदर भी अक्सर स्टूडेंट्स को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार कैसे आयोनाइज करें, किसके ऊपर क्या चार्ज आना चाहिए, किसके ऊपर कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए या +2 आना चाहिए, या आपके पास है -1 आना चाहिए या -3 आना चाहिए। उसी तरह एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। ये बहुत आसान है, आप आसानी से समझ जाएंगे। अभी फर्स्ट देखिए NaCl है तो आप Na को अलग लिखें, फिर प्लस की साइन बनाएं और Cl को आप अलग लिखें। पर एक बात याद रख लीजिएगा, आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है ना, वो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस आएगा। जो सेकंड एलिमेंट होता है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। साइन की कंफ्यूजन तो खत्म हो गई।
अब हमें नंबर्स भी लिखने हैं इनके ऊपर, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये हमें नहीं पता। उसके लिए मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने कहा यार Al2O3 है, Al2O3 है, इसको आयोनाइज करना है, तो आपने Al को अलग लिखा और बीच में प्लस की साइन और साथ में आपके पास ऑक्सीजन है। ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है, तो फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव एंड सेकंड के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव। रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट के ऊपर हमेशा पॉजिटिव आएगा, सेकंड के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव। अब इसके बाद एक छोटा सा लॉजिक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमें मुझे Al के ऊपर चार्जेस हैं चाहिए, यानी +2 या प्लस, ये डिफाइन करके बताना कि इसके ऊपर +1 है या +2 या +3 है, ये भी आसान है। आपने ये देखना यार, ये ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 3, तो ये जाके फर्स्ट के ऊपर पावर बन जाएगा, तो यानी अल्युमिनियम के ऊपर क्या होगा, +3 आ जाएगा। उसी तरह अल्युमिनियम के साथ जो नंबर ऑफ एटम्स है वो जाके सेकंड के ऊपर पावर बन जाएगा, तो ये क्या होगा, -2 होगा। उसी तरह जब मैंने यहाँ पे सोडियम के साथ देखा तो कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों 1 1 है, तो आपने यहाँ पे भी 1 लिखा और यहाँ पे भी आपने क्या लिखा, 1। बात याद रख लीजिएगा, नंबर ऑफ एटम्स को आपने इंटरचेंज करके, यानी आपस में इंटरचेंज करने के बाद उनको पावर्स बनाने। ये मैं मिटा रहा हूँ, ये मेरा काम का नहीं है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि सपोज करिए यार, अब ये देखो पॉजिटिव आयन बना है और एक आपके पास क्या है, नेगेटिव आयन है, तो आपने इसके नीचे लिखा पॉजिटिव आयन और उसके बाद हमारे पास ये क्या आ रहा है, एक और आयन है, दैट इज नेगेटिव आयन। एक और चीज मैं पहले भी बता चुका था कि यार कैथोड के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, और एनोड के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हम ये भी बेहतर जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अब यहाँ नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन सा है, Na+1। तो यहाँ पे आपने एक सिंपल एक लाइन लिखना है, तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि Na+1 माइग्रेट माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, यानी Na पॉजिटिव जितने भी हैं वो सब के सब किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। तो Na पॉजिटिव यहाँ पे आ चुका, Na+1 लिखा आपने। अब एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको पता हो कि पॉजिटिव आयन को हम केटाइन भी कहते हैं। केटाइन क्यों कहा जाता है, देखिए कैथोड के फर्स्ट 3 लेटर्स कौन से हैं, केट, तो जिससे ये क्या बना, केटाइन बना। उसी तरह नेगेटिव आयन किसकी तरफ जाएगा, एनोड, तो एनोड के फर्स्ट 2 लेटर्स कौन से, एन है, तो ये क्या बनेगा, एनायन। तो बात याद रख लीजिएगा, कोई आपसे पूछे कि कैथोड यानी पॉजिटिव आयन को केटाइन क्यों कहा जाता है, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस जो पॉजिटिव आयंस है वो माइग्रेट करते हैं किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। तो अब उसी तरह, अब देखें यहाँ पे आपने कहा कि यार माइग्रेट हो चुका है, अब दूसरा जो Cl आपके पास है किसकी तरफ माइग्रेट करेगा, एनोड की तरफ। तो उसके लिए भी मैं एक लाइन लिखना चाह रहा हूँ, Cl- माइग्रेट माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड। आपने ये दोनों डिफाइन किए, Cl नेगेटिव भी आपने यहाँ पे बना दिया। यार आयंस तो आ गए, अब अगली कहानी क्या है, अब ये करेंगे क्या, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ये सबसे मेजर पार्ट। यहाँ पे जितने भी आयंस होते हैं वो बेसिकली अपने आप को डिस्चार्ज करने की कोशिश करते हैं। डिस्चार्जिंग का प्रोसेस ये होता है कि यार या तो वो एटम्स में कन्वर्ट होंगे या तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। बात याद रख लीजिएगा, यहाँ पे जितने भी आयंस हैं या तो वो आपके पास एटम्स में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे या तो आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स में। अब एक और बात ये आती है कि यार कौन सा आयन आपके पास एटम में कन्वर्ट होना होना चाहिए और कौन सा आयन आपके पास मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना चाहिए, ये भी आसान है। बात याद रख लीजिएगा, जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब एटम्स बना देंगे और जितने भी नॉन मेटल्स आपके पास है वो सब क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मेटल कौन सा है, सोडियम है, और नॉन मेटल कौन सा है, क्लोरीन है। अब डिस्चार्जिंग के अंदर हमारे पास ये होता है कि इनके ऊपर चार्ज खत्म करवाना है। इस सोडियम के ऊपर +1 है, इसको आपने सोडियम यानी सिंपल सोडियम जिसके ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए, तो इस +1 को खत्म करना। तो अब सोचने वाली बात ये कि यार ये +1 कैसे डेवलप हुआ है, क्योंकि इसने अपना कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो अब यहाँ पे इसको अगर मैं उसका इलेक्ट्रॉन वापस कर दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम एज अ सॉलिड फॉर्म में आ चुका। और एक बात याद रख लीजिएगा, अगर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछे इससे रिलेटेड, तो कैथोड जो आपके पास है ना, ये जो कैथोड है
इसकी साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये साइज क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इसके ऊपर आपके पास क्या हो रहा है, ये जो है आपका जो सोडियम आके इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछे तो आप बता सकते हैं कि यार कैथोड की साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया या लॉस किया, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन बेसिकली किसे कहते हैं, रिडक्शन को कहा जाता है। यहाँ जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंदर मैं ये सारी चीजें क्लियर कर चुका हूँ, और डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगी और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से रिलेटेड, तो उसको भी पहले आप क्लियर कर दीजिए, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी मसला हल हो जाएगा आपका। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, सीएल है। तो यार सीएल तो मैंने आपको कहा कि नॉन मेटल है और ये मॉलिक्यूल बनाएगा, तो जब ये मॉलिक्यूल बनाएगा तो सीएल के साथ यहाँ पे 2 आना चाहिए, क्योंकि सीएल2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो 2 लाजमी होगा। एक शॉर्टकट है ये, जब भी नॉन मेटल आए तो उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 2 करना, ताकि आपके पास वो इक्वेशन बैलेंस्ड हो सके। अब यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव क्यों बना, क्योंकि इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आके क्या करेगा, रिलीज करेगा और Cl2 बनेगा, और साथ में क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन को कहा जाता है। अब आपने ऑक्सीडेशन लिखा, अब सबसे मेजर पार्ट, एक और शॉर्टकट एमसीक्यूज के लिए, आपने कहीं पे लिखना है AOCR। तो ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर मैं आपसे पूछूंगा। ए एनोड है, ओ क्या है, ऑक्सीडेशन है, सी क्या है, कैथोड है, और आर क्या है, रिडक्शन है। इसका मतलब ये है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे क्या है, रिडक्शन है। AOCR, ये बात याद रखना। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अब हमें नेट रिएक्शन लिखना है। तो नेट रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहली चीज आपने ये देखना है, क्या इन दोनों इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नहीं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब आपने इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स पहले बैलेंस करने, सेम करने। तो ऊपर जो कैथोड वाली इक्वेशन है उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 2, और जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से एक इक्वेशन बनेगी, 2Na प्लस और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन आपके पास क्या, 2Na सोडियम है। और क्लोरीन की इक्वेशन एज इट इज कॉपी करेंगे, क्योंकि इसके पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, आगे आपके पास क्या है, Cl2 आया, और फिर प्लस क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करने हैं, तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। और क्योंकि एक रिएक्टेंट साइड में और एक आपके पास क्या, प्रोडक्ट साइड में, तो उसी वजह से ये इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और रिमेनिंग जो पार्ट आपका यहाँ पे बच रहा है उसको आपने कॉपी करना है। तो यहाँ पे बच रहा है 2Na प्लस, और साथ में आपके पास क्या, 2Cl माइनस, और अगेन आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे 2Na, और फिर प्लस आपके पास क्या होगा, Cl2। जो मैंने ऑब्जर्वेशंस बताई थी वो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। तो एक बात याद रख लीजिएगा, साइज जो आपके पास है कैथोड की क्या होगी, इंक्रीज, यानी साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। और उसी तरह अगर एनोड की ऑब्जर्वेशन की बात करना चाहे, तो एक बात मुझे ये बताएं कि क्लोरीन क्या है, गैस है ना, तो यहाँ से आपको बबल्स निकलते हुए नजर आएंगे, यहाँ से बबल्स निकलते हुए आपको नजर आएंगे, और ये बबल्स किसके होंगे, क्लोरीन के होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बबल्स ऑफ क्लोरीन। आपने क्या लिखा, बबल्स ऑफ क्लोरीन, तो यानी क्लोरीन के बबल्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन भी मैंने साथ में आपको बता दिया। इसके साथ कोशिश करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों से शेयर करें, और अल्लाह हाफिज।